हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रजनी सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए नई वीडियो नए टॉपिक पर। ये जो वीडियो है मेरी बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए है और इसको ऑनर्स वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑनर्स वालों के लिए तो आगे इसको पढ़ना ही होगा और प्रोग्राम वाले अगर मास्टर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये कंपलसरी है। इनिशियली एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे इसको देखें। और तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हमारा आज का टॉपिक समानता को लेकर, इक्वालिटी। और इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक और करवाया था फ्रीडम को लेके, लिबर्टी को लेके। आज हम इक्वालिटी की बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी मतलब आपको ये लग रहा होगा कि ये भी स्वतंत्रता की तरह बहुत पुराने टाइम पीरियड से चल रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। समानता की जब हम बात करते हैं, इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो जो हमारी इक्वालिटी है वो 3 फेज़ के अंदर देखी गई है। कि पहले कैसी थी जब क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी जब नहीं थी तो तब कैसी थी, और क्रिश्चियनिटी के बाद कैसी हुई है, इनलाइटनमेंट के बाद कैसी हुई है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इक्वालिटी में देखी जाती हैं, इक्वालिटी इसके अंदर देखी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हम बात करते हैं बिफोर क्रिश्चियनिटी की, मतलब ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म से पहले समानता को कैसे देखा जाता था, ईसाई धर्म से पहले इक्वालिटी को कैसे देखा जाता था, ठीक है ना। तो जब हम ईसाई धर्म से पहले की बात करते हैं तो ईसाई धर्म में समानता को कैसे देखा जाता था, एक क्रिटिकल एस्पेक्ट के थ्रू देखा जाता था, एक क्रिटिकल एस्पेक्ट के नज़रिए से देखा जाता था, आलोचना के नज़रिए से देखा जाता था। मतलब कि सीधी सिंपल सी बात है कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो जब ईसाई धर्म से पहले इक्वालिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इक्वालिटी को अच्छा नहीं माना जाता था, या ये कह लीजिए कि उसकी आलोचना की जाती थी, उसकी बुराई की जाती थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म से पहले जो है इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही नेगेटिव वे में, या फिर दूसरों की विकास में बाधा के रूप में इक्वालिटी को देखा जाता था। और ऐसे मानने वाले कौन थे? ऐसे मानने वाले थे प्लेटो, अरस्तु। ये जो प्लेटो अरस्तु हैं ये ग्रीक फिलोसोफर हैं जो ये मानते थे कि जो इक्वालिटी है, समानता है, ये क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को विकसित नहीं होने देती है, तो इक्वालिटी जो है नहीं होनी चाहिए। तो ये क्रिटिकल एटीट्यूड अपनाते थे किसकी तरफ? इक्वालिटी की तरफ। तो इसलिए कहा जाता है कि बिफोर क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म से पहले जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है वो प्लेटो अरस्तु के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। तो पुराने टाइम में ईसाई धर्म से पहले, क्रिश्चियनिटी से पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इक्वालिटी को अगर देखें तो इक्वालिटी जो है पॉलिटिकली थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर हमेशा से ही एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट नहीं देखा गया है, क्योंकि जब हम समानता की बात करते हैं तो जो समानता है वो राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में हमेशा से ही केंद्र में नहीं रहा है। ये तो बाद में आया है, और बाद में कब आया है? ये 18वीं शताब्दी के आसपास आया है, मतलब 18वीं सेंचुरी के आसपास जो है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देखा जाने लगा। और ये 18वीं सेंचुरी का क्या कॉन्सेप्ट था? 18वीं सेंचुरी से पहले 16वीं सेंचुरी में हमने क्या देखा था? 18वीं सेंचुरी से पहले 16वीं सेंचुरी में हमने देखा था इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। मतलब कि जब ये सोचा जाने लगा कि जो इंसान है वो धर्म जैसी चीज़ों से, राजा जैसी चीज़ों से बढ़कर है। इंसान के पास, मनुष्य के पास, व्यक्ति के पास सोचने समझने की शक्ति होती है। दे आर रैशनल पीपल। जितने भी लोग हैं सभी की सभी, वी आर रैशनल, हम सभी की सभी जो हैं रैशनल लोग हैं, हम समझदार हैं, पैदा होते हैं एक समझ के साथ पैदा होते हैं। तो बच्चे को भूख लगती है तो वो मांगना शुरू कर देता है ना, ये थोड़ी ए मम्मी लाओ खाना दे दो, ऐसा नहीं होता। वो कैसे मांगता है? रो कर मांगता है। तो ठीक है ना। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है एंटाइटलमेंट के अंदर दिखाया था कि किस तरीके से जब ये सोचा गया कि अब जो है धर्म, चर्च
और राज्य, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है उसको अच्छे से हम डिफाइन कर सकते हैं। वी आर रैशनल पीपल। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो उसी के बाद से जो है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी इमर्ज होने लगा था। समानता का जो कॉन्सेप्ट था, समानता की जो अवधारणा थी, वो धीरे धीरे जन्म लेने लगी थी। और उससे पहले क्या था, उससे पहले तो सारी चीज़ें जो थी वो एक राजा के ऊपर, चर्च के ऊपर, इन सब के ऊपर थी। और वो क्या मानते थे कि सभी लोगों को इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट को वो नहीं मानते। तो क्या था कि ये उस टाइम पे सेंट्रल कॉन्सेप्ट में नहीं देखा जाता था। और जब ये कॉन्सेप्ट आया तो वो 18वीं शताब्दी के आसपास देखा गया, एक पुनर्जागरण के बाद इसको देखा गया। तो जब इसको देखा गया तो इक्वालिटी पॉलिटिक्स के अंदर एक महत्वपूर्ण, धीरे धीरे महत्वता उसकी आने लगी। पॉलिटिक्स के अंदर समानता को जो है एक महत्व दिया जाने लगा। और ये बाद में क्या हुआ, एक मूल्य, एक वैल्यू बनकर उभरा। इससे पहले तक क्या था कि एंटाइटलमेंट में ज़्यादातर थिंकर क्या थे, वो इक्वालिटी को लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं हुआ करते थे। वो नहीं सोचते थे कि समानता कुछ होती है, इक्वालिटी कुछ होती है। वो बस ये सोचते थे कि हाँ, हमें लोगों के लिए क्या करना है, लोगों को क्या करना चाहिए, लोग कैसे हैं, इन सब पे ज़्यादा बात होती थी। ज़्यादातर क्या होना चाहिए पे ज़्यादा चीज़ें फोकस हुआ करती थी, क्या है के ऊपर कोई फोकस नहीं करता था। तो यही था कि पहले इस पर भी कंसर्न नहीं हुआ करता था कि इक्वालिटी जैसी चीज़ें भी हुआ करती हैं। उसके लिए क्या हुआ कि इक्वालिटी को एक इम्पोर्टेंस इक्वालिटी को देने के लिए पुनर्जागरण जैसी चीज़ें आई, जिसके अंदर स्वतंत्रता आई, समानता आई, आपका क्या प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें आई, आपके राइट्स आए, लाइफ आई। ये सारी चीज़ें जब क्रिएट हुई तो समानता भी वहाँ देखी जाने लगी। एग्जाम्पल के लिए जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी के आने से पहले क्या था कि उससे आने से पहले था जो ग्रीक सिटी है, ग्रीक सिटी के अंदर, क्योंकि क्रिश्चियनिटी से पहले जो है ग्रीक सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, वहीं से सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं। तो ग्रीक सिटी के अंदर ही अरस्तु, प्लेटो जैसे लोग थे। इनका मानना था जो इक्वालिटी है वो कहीं से कहीं तक कोई भी सेंट्रल रोल प्ले नहीं करती, ठीक है ना। तो इस चक्कर में क्या हुआ, ऐसा कोई आइडिया ही नहीं मिला इक्वालिटी जैसा। तो प्लेटो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी ख़राब होती है और पॉलिटिकल पावर ऑर्डिनरी सिटीजन के पास नहीं हो सकता। इन्होंने कहा इक्वालिटी क्यों दें, क्योंकि पॉलिटिकल पावर तो मतलब सभी के पास था नहीं। इक्वालिटी की अगर बात करें तो इक्वालिटी का मतलब है कि सभी के पास सभी चीज़ें समान रूप से होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे तो यही बोला कि जो पॉलिटिकल पावर है वो किसके पास थी, राजा के पास थी, या फिर चर्च के पास थी, या फिर स्टेट के पास थी। तो स्टेट भी किससे ड्राइव होता था, राजा और चर्च इन जैसे लोगों से ही ड्राइव होता था। तो पावर की बात थी। तो प्लेटो ने कहा कि पावर जो है नॉर्मल लोगों को नहीं दी जा सकती, पावर उन्हीं लोगों को दी जा सकती है जो फिलोसोफर थे, या जो बहुत समझदार थे, जो एक राज्य को चलाते थे, जो चर्च को चलाते थे, जो नियम निर्माण बनाते थे, ठीक है ना, जिनके पास डोमिनेटिंग वाली पावर थी, जो कंट्रोल करना जानते थे, उन्हीं को बोला गया कि उनके पास जो है पावर हुआ करती थी। तो आप जो है इक्वल बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी लोगों के पावर भी पास जाएगी। उस टाइम पे डेमोक्रेसी जो थी, लोकतंत्र जो था, उसको क्रिटिसाइज किया जाता था। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, अगर हम ऐसी कंडीशन में उस चीज़ को देखेंगे तो उनके पास डेमोक्रेसी वाली पावर जब आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इक्वालिटी की डिमांड करेंगे, और इक्वालिटी के अंदर आपको फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके अकॉर्डिंग बनेंगे। तो क्या था कि बिफोर क्रिश्चियनिटी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट को वो लोग क्रिटिसाइज किया करते थे। तो होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि पावर जो है उस टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन के पास नहीं हुआ करती थी, वो नहीं देते थे आम आदमी। और उनका ये भी मानना था कि आम आदमी जो होता है, नॉर्मल पीपल जो होता है, वो शासन चलाने के अंदर सक्षम ही नहीं होता, वो कैपेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने, आप जब आने वाले टाइम में पढ़ेंगे ना, जब आप थॉट पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो अरस्तु के बारे में। प्लेटो ने 3 लोग बताए थे। एक राजा, जिसको दर्शन बोला था कि राजा है जो बहुत अच्छा सोच सकता है, समझदार होता है और वही अपने निर्णय सभी समाज के लिए ले सकता है। दूसरा बताया था उत्पादक लोग, ठीक है ना। और तीसरा बताया था जो कि सैनिक होते हैं, जो सबकी रक्षा करते हैं। 3 ग्रुप बताए थे।
और इनको ही बोला था कि इन दोनों में राजा के पास सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और वो होती है पावर, सोचने समझने की पावर, करने की पावर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा कि जो पावर है वो सभी के पास नहीं होती है, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति सबके पास नहीं होती है, और जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आम आदमी शासन चलाने में सक्षम नहीं होता। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि इनके अंदर पावर सब पर पावर जो है वो सभी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को मना करा। रूलिंग कहा कि जो शासन करना है ना वो एक कला है, एक आर्ट है, और वो हर कोई या हर बंदा नहीं कर सकता। इस काम को एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप अगर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या करेगा, आपको दवाई देगा। उस टाइम तक तो आप डॉक्टर की बात मानेंगे, लेकिन उसके बाद आप डॉक्टर की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो क्या है, एक्सपर्ट ही वही काम कर सकता है, और जो नॉर्मल पीपल है वो एक्सपर्ट नहीं है। तो इसलिए हर व्यक्ति जो है, इसलिए उन्होंने कहा कि काम को है, अगर कोई काम कर रहा है तो जो आर्ट है, शासन है, वो भी एक्सपर्ट के द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो, जो बहुत समझदार हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नॉर्मल पीपलों को, जो नॉर्मल पीपल है, उन्हें किसी भी तरह की कोई पावर नहीं देनी चाहिए, और काम जो कोई कर रहा है उसको एक्सपर्ट को ही करना चाहिए। जैसे कि कुम्हार है, तुमको कुम्हार को घड़े ही बनाने चाहिए। अगर गोल्ड स्मिथ है तो उसको सुनार का काम ही करना चाहिए। एक सुनार जो है वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, और एक डॉक्टर जो है वो घड़े नहीं बना सकता। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये प्लेटो जैसे लोगों ने दिया था। उन्होंने कहा कि जो जिसके लायक है उसको वही काम करने देना चाहिए। इससे क्या होता है, क्वालिटी निखर के आती है। और इसलिए इन्होंने कहा कि हर किसी को आप इक्वल नहीं कह सकते। डॉक्टर ने MBA की डिग्री ले रखी है, तो आप जो है सुनार को नहीं कह सकते कि इसके पास भी, ये भी डॉक्टर है, इसने MBA की डिग्री ली हुई है। या सुनार को आप ये नहीं कह सकते कि आप इंजीनियर हो। क्यों? क्योंकि उनके काम अलग हैं, उनकी योग्यता अलग है, उनके पास डिग्री अलग है। तो इसलिए आप किसी को समान नहीं कह सकते। सबकी क्वालिटी, सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, डिफरेंट होती है। हर कोई जो है अपनी कुछ विशेषताओं के साथ पैदा होता है। तो इस तरीके से प्लेटो ने उस चीज़ों को बोला है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि काम को है, हर काम जो है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति सिर्फ फिलोसोफर किंग ही करते हैं। प्लेटो पॉलिटिकल आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जो पॉलिटिकल आइडिया है उसके अंदर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जैसी चीज़ें देखते हैं, इसलिए वो पॉलिटिकल आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही जब हम अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु भी इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं भैया इक्वल क्यों, इक्वालिटी की अगर बात कर रहे हैं, मैं अरस्तु की बात कर रही हूँ, अरस्तु तो इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जो इक्वालिटी है, आप कैसे इक्वल कह सकते हो? हाँ, आप कैसे कह सकते हो? आप स्त्री और पुरुष को इक्वल कैसे कह सकते हो? उसके अंदर तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। स्त्री बच्चे पैदा कर सकती है, दूध पिला सकती है, पर पुरुष नहीं कर सकता। तो आप उसे इक्वल कैसे कह सकते हो? एक आदमी है, और अगर आदमी औरतों वाले काम करने लग जाए, औरत आदमियों वाले काम करने लग जाए, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि उनके अंदर के जो इंटरनली जो फीचर हैं वो सेम हो जाएंगे, तब भी वो कहीं ना कहीं इक्वल नहीं हो सकते। तो इस तरह की चीज़ें अरस्तु ने कही। और अरस्तु ने ये भी कहा कि हर व्यक्ति जो है जन्म से ही असमान होता है। उन्होंने कहा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर नॉलेज कितनी होती है? उसके अंदर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन जब वो 5 साल का होता है तब वो जानता है, स्कूल जाना शुरू करता है, मम्मी कैसे बोले, भूख लगती है तो क्या करना चाहिए, प्यास लगती है तो क्या करना चाहिए, बातें कैसे करे। 10 साल का होता है तो कैसे होता है। तो क्या है, टाइम के साथ उसके अंदर नॉलेज आती है, और टाइम के साथ ही हम उसको एक स्पेस देना शुरू करते हैं। तो इसलिए जब वो पैदा होता है तो वो अपनी माँ के समान नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि समानता जो है, आदमी जब पैदा होता है वो असमान ही होता है, वो समान रूप से पैदा हो ही नहीं सकता। और इसलिए इन्होंने ये कहा है कि दासों को, उन्होंने कहा कि दास ही रहने देना चाहिए, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती। क्यों नॉलेज नहीं होती? उन्होंने कहा कि दास जब तक मालिक के अंडर रहता है तो वो इतना समझदार। हाँ, अरस्तु ने एक बात और कही थी। अरस्तु ने कहा था कि हाँ, आपको समान बनने का अधिकार है। मतलब कि आप आप मालिक के पास हैं और आप दास हैं उसके, तो आप मालिक के साथ रह कर इतने समझदार बन जाइए, इतनी अपनी योग्यता को काबिल बना लीजिए कि आप उसके बराबर आ सकें। ठीक है ना? इस चीज़ से, दासता से मुक्ति का तो इन्होंने स्रोत दिखाया कि हाँ, उस व्यक्ति को दास से मुक्त कर देना चाहिए जो कि उसके बराबर हो जाए, अपनी मेहनत करके, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? तो अरस्तु ने इस बात के लिए बोला कि हाँ, दास होना अच्छा है और दास होना चाहिए। इससे क्या होता है, मालिक के द्वारा ही दास अपना विकास करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति जन्म से असमान होते हैं और हर कोई
कैपेसिटी, स्किल के मामले में समान नहीं हो सकता। ये जो दास्ता है, ये जो स्लेवरी है, उसका जो ट्रेंड चल रहा है, उसकी जो परंपरा चल रही है, ये उसको स्वीकार करते हैं कि दास्ता अच्छी होती है, स्लेवरी अच्छा होता है, और इसे कहते हैं कि ये नेचुरल होता है। इसको इन्होंने नेचुरल इंस्टीट्यूशन के अंदर काउंट किया है कि जो स्लेवरी है, ये जो दास्ता जैसी चीज़ है ना, ये एक नेचुरल पॉइंट होते हैं, नेचुरल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसके थ्रू बाकी लोग अपना विकास कर सकते हैं, और इसे नेचुरल संस्था इन्होंने घोषित किया। क्योंकि जो स्लेव होते हैं, जो दास होते हैं, वो नेचुरल होते हैं और नेचर वाइज ही वो अपने मास्टर के इन्फीरियर होते हैं, मतलब कि अपने मास्टर, अपने मालिक से नीचे होते हैं, उससे झुके हुए होते हैं, हमेशा उसके अंडर काम करते हैं। इसलिए मास्टर का राइट होता है कि वो स्लेव पर रूल करे, और इसलिए क्या होता है, जो मालिक है उसका अधिकार होता है कि वो अपने दास के ऊपर शासन करे, दास को कंट्रोल करे, ताकि दास सीखे, उसकी बुद्धि का विकास हो। और ऐसे ही महिला को इन्होंने बोला है कि जो वुमन है वो बाय नेचर मैन से इन्फीरियर होती है। ये मैं अरस्तु की बातें कर रही हूँ, आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूँ। तो ऐसे ही जो महिलाएं हैं वो नेचर से पुरुषों के अधीन होती हैं, इसलिए महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। और वैसे ही प्लेटो और अरस्तु के ये आइडिया जो हैं वो इक्वालिटी के बहुत ही अगेंस्ट हैं, ये इक्वालिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और इसी एज्यूम्शन के साथ सबसे पहले चैलेंज जो है वो किया गया था। इन्हीं क्राइटेरिया को बना करके एक चैलेंज लाया गया और कहा गया कि जो इक्वालिटी है वो होनी चाहिए, और इसी चैलेंज के बाद आया हमारा क्रिश्चियनिटी के अंदर एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। क्रिश्चियनिटी के आने के बाद ही इक्वालिटी का नोशन आता है, जो कहता है कि हम सब गॉड की संतान है, हम सब भगवान की संतान हैं, हम सभी समान हैं, चाहे वो स्लेव हो, मतलब कि दास हो, चाहे वो महिला हो या कोई भी हो, व्हाटएवर, सभी के सभी समान हैं। पर ये जो इक्वालिटी का आइडिया है ये धर्म तक ही सीमित था, और सोशल पॉलिटिकल फील्ड में ये उस टाइम पे नहीं था। तो होप सो आपको बिफोर क्रिश्चियनिटी का पार्ट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब दूसरा आता है क्रिश्चियनिटी, मतलब आफ्टर क्रिश्चियनिटी। आफ्टर क्रिश्चियनिटी मतलब कि ईसाई धर्म के बाद। अब आफ्टर क्रिश्चियनिटी क्या हुआ कि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो थॉट ऑफ इक्वालिटी थे वो क्या थे इसके अंदर। जब क्रिश्चियनिटी से पहले मैंने आपको बता दिया कि इक्वालिटी का कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन क्या हुआ, जब क्रिश्चियनिटी के बाद जब पुनर्जागरण आया तब विचार आया समानता को लेकर, तब विचार आए इक्वालिटी को लेके, थॉट हमारे क्रिएट हुए। तो क्या था, आइडिया ऑफ इक्वालिटी गेट प्रोमिनेंस। यहाँ पर जो इक्वालिटी का जो वैल्यू थी वहाँ पर जग कर आया। पर ये क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया था जो कि धर्म तक ही लिमिटेड था। क्या था, ये सिर्फ धर्म तक ही सीमित था। इसके अंदर धर्म में ही देखा गया कि हाँ, धर्म के कॉन्सेप्ट में कह सकते हैं कि हर किसी को अपना धर्म मानने की समानता है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो अपने धर्म को मानना चाहे वो उसको मान सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पहली बार इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट आया वो धर्म के उसमें आया कि हाँ, हर कोई धर्म में समान है। क्योंकि क्या होता था कि अगर कोई, ये तो वैसे आज भी देखा जा रहा है, कास्टिज्म अगर देखते हैं तो कास्टिज्म में क्या होता है, किसी के धर्म में देख लिया, जात पात किस तरीके से कास्टिज्म के अंदर गलत बिहेव हो रहा है या होता आ रहा है, इन सब चीज़ों को आप भी जानते हैं, तो मैं इसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगी। तो वही है कि सबसे पहले जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया वो धर्म को लेकर आया। और नेक्स्ट और जो लास्ट था वो था आफ्टर एनलाइटनमेंट। आफ्टर एनलाइटनमेंट में मतलब कि आत्मज्ञान के बाद, मतलब जब ये बताया गया कि आदमी तर्क के साथ पैदा होता है, रैशनल होता है, उसके अंदर सोचने समझने की पावर होती है। तो आफ्टर एनलाइटनमेंट मतलब कि जब आपके अंदर की वो आत्मा जग जाती है जो जानती है कि हाँ, आप खा पी सकते हैं, बोल बातें कर सकते हैं, आप समझदार हैं, अच्छा बुरा जानते हैं। ये क्या था, ये आया अब इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर। और ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हुआ। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट मतलब कि अब जब इक्वालिटी की बात होगी तो वो एक राजनीतिक वे में होगी, राजनीति के तरीके। तो राजनीतिक आदर्श यहाँ पर बनाया गया पॉलिटिकल को, इक्वालिटी को अपने कॉन्सेप्ट के अंदर डालकर। तो इक्वालिटी को एनलाइटनमेंट के बाद, पुनर्जागरण के बाद किसके अंदर देखा गया, एक पॉलिटिकल वे में देखा गया। इट बिकम ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड वेरियस रिवॉल्यूशन एंड रिफॉर्म्स। क्या बना, ये विभिन्न क्रांतियों और सुधारों के पीछे एक शक्ति बन गया कि लोग अब समान रहना चाहेंगे। जैसे कि नारीवाद है, नारीवाद के लिए कितने, महिलाओं के लिए कितने आंदोलन, हमें समानता चाहिए,
ठीक है ना। ऐसे ही पुरुषों के लिए भी कितने आंदोलन हुए कि हम जो है अंग्रेजों का शोषण नहीं सहेंगे, हमें समानता चाहिए। किस तरीके से जो है रोजगारों को लेकर के किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। तो जब लोग समाज में समझदार बनने लगे, सोच समझने लगे कि हाँ वहाँ गलत हो रहा है, तो वहाँ पर अब वो लोग जागने लगे, बोलने लगे कि हमें समानता का अधिकार चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब पुनर्जागरण के बाद जब ये सिचुएशन हुई तो समानता को एक पॉलिटिकली वे में देखा जाने लगा। तो होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी के प्रकार की बात कर लेते हैं कि इक्वालिटी कितने प्रकार की होती है। तो पहला है नैतिक। इक्वालिटी क्या है? नैतिक का मतलब है मोरल, तो मोरल इक्वालिटी। दूसरा है आपका अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी, मतलब कि अवसर के रूप में किस तरीके से इक्वालिटी को देखते हैं। तीसरा है पॉलिटिकल, कि पॉलिटिकल इक्वालिटी को किस प्रकार से देखा जाता है, राजनीतिक इक्वालिटी को। और चौथा है लीगल। लीगल का मतलब है कानूनी, कि लीगल इक्वालिटी कानूनी समानता को किस प्रकार से देखा जाता है। तो चलिए इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं। नैतिकता की जब हम बात करते हैं कि नैतिक या मोरल जो इक्वालिटी है क्या है। मोरल इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी का सबसे पहला जो बेस है, सबसे पहला जो आधार है वो है नैतिक। अच्छे बुरे की समझ होना, सही गलत की समझ होना ही नैतिक कहलाता है, ठीक है ना। तो नैतिकता का जो बेस, मतलब इक्वालिटी का जो बेस है वो स्टार्ट ही वो नैतिकता से होता है। तो मोरल यहाँ पर क्या है, ये नैतिक है। इक्वालिटी का बेस है, इक्वालिटी का स्ट्रक्चर ही यहाँ से स्टार्ट होता है, ये उसका कोर है। हर टाइप ऑफ इक्वालिटी की शुरुआत जो है वो मोरल इक्वालिटी से होती है, नैतिक समानता से होती है। और हर इंडिविजुअल की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। तो मोरल इक्वालिटी क्या बात करता है? मोरल इक्वालिटी बात करता है ईच ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, हर इंसान समान है। ये हमारी ऑब्वियस सी बात है ना कि आप खड़े हो, दूसरा बंदा भी खड़ा है और आपको बहुत ठंड लग रही है पर दूसरे के पास कंबल नहीं है और आप पे चार चार हैं, तो आपकी नैतिकता क्या कहेगी? आपकी नैतिकता कहेंगी यार मांग के तो मैं भी ये कंबल लाया हूँ, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ, ये कंबल इसको दे देता हूँ। तो अपने 10 कंबल में से आप एक कंबल उसको दे दोगे, ठीक है ना। तो ईच ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, हर इंसान जो है एक समान होता है। ये आपके अंदर की जब फीलिंग जाग जाए तो समझ जाइए कि आप समझने लगे हैं कि हाँ इक्वालिटी क्या है। दूसरे कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो दूसरा है इमर्स्ड विद क्रिश्चियनिटी। तो ये नैतिकता की बात कहाँ से स्टार्ट हुई? ईसाई धर्म के साथ विकसित हुई, क्योंकि ये धर्म के साथ थी ना। तो धर्म में आपने ये देखा, धर्म के साथ जब ये जुड़ा तो जब आप ये समझने लगे कि दूसरे का धर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मेरा धर्म है, मेरा भगवान उतना ही अच्छा है जितना कि उसका भगवान है। तो ये क्रिश्चियनिटी से ये मोरल नैतिकता जो है या मोरल जो वैल्यूज़ हैं, नैतिक वैल्यूज़ जो हैं वो उभर कर आई और इसके अंदर समझा जाने लगा कि सबका भगवान एक है, भगवान सभी के लिए एक है। ऐसे ही मनुष्य सबके एक हैं, क्योंकि भगवान ने सभी मनुष्यों को बनाया है। तो इसलिए हर कोई इक्वल, इसलिए उन्होंने बोला कि व्यक्ति की जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है वो समान होता है, इक्वल होता है। और हर कोई इक्वल रिस्पेक्ट चाहता है, डिग्निटी चाहता है, डिज़र्व करता है हर चीज़ को। तो इसलिए हर व्यक्ति को क्या है, इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, समान उसको इज्जत देनी चाहिए, समान उसको डिग्निटी देनी चाहिए, गरिमा उसको समान मिलनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं हर मनुष्य डिज़र्व करता है। और लास्ट क्या है, प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, समानता के सभी रूपों में मौजूद हैं। और समानता के जितने भी हम फॉर्म्स अब पढ़ेंगे उन सभी फॉर्म्स के अंदर नैतिकता जुड़ी होती है, नैतिकता सभी रूपों के अंदर समान है। तो होप सो आपको ये मोरल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका लीगल। लीगल का मतलब है कानूनी। हम कानूनी की बात करते हैं तो कानूनी का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक कानून के या एक वैध रूप में काम करती है, लीगल रूप में काम करती है। तो इक्वालिटी को जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ भी बोला जाता है, मतलब कि कानून के समक्ष समानता, कि सभी लोग कानून के सामने समान होंगे, ठीक है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि कानून के सामने जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, वो सारे के सारे समान हैं, कानून सबको एक ही नज़र से देखेगा। तो लीगल इक्वालिटी का जो आइडिया था, जो विचार था, वो मिडिएवल यूरोपियन सोसाइटी के जो सिस्टम था, मिडिएवल यूरोपियन सोसाइटी में क्या था, एक सिस्टम था। और उसका सिस्टम क्या था, उसके अंदर सिस्टम ये था कि जो बहुत ही अच्छे लेवल के लोग होते थे, जो बहुत ही एलिट क्लास के लोग होते थे, अमीर क्लास के लोग होते थे, या बहुत ही
बड़े और धर्म माना जाता था, जहाँ पर जिनको बहुत उच्च दर्जा जिसको बोलते हैं, या बहुत हायर क्लास के जो लोग हुआ करते थे, उनको कोई सजा ही नहीं मिलती थी, उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं हुआ करता था। तो ये जो है, ये मैं आपको बता रही हूँ मिडिएवल यूरोपियन सोसाइटी की बात बता रही हूँ। तो उस टाइम पे ये हुआ करता था। इस ट्रेंड को चेंज करने के लिए ही जब ये ट्रेंड आया, तो इस ट्रेंड के अगेंस्ट में ये लीगल इक्वालिटी जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट आया। तो ये लीगल कॉन्सेप्ट किस लिए आया? रिएक्शन अगेंस्ट मिडाइवल यूरोपियन सोसाइटीज लीगल सिस्टम, मतलब कि द आइडिया इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द लीगल सिस्टम ऑफ मिडिएवल यूरोपियन सोसाइटी। मध्ययुगीन यूरोपीय समाज की जो कानूनी व्यवस्था थी, उसके विरोध में, उसके खिलाफ में ये प्रतिक्रिया थी, जिसको नाम दिया गया लीगल इक्वालिटी। इसके अंदर और क्या था? इसमें क्या था? इट वाज प्रोमोटेड टू रिजेक्ट दीज प्रिविलेजेस। विशेष अधिकार जिनको दिए जाते थे, जिनको प्रिविलेज दिया जाता था, जो प्रिविलेज लेते थे, विशेष अधिकार जो लेते थे, उनको अस्वीकार किया गया और कहा कि हम ऐसी चीज़ों को और बढ़ावा नहीं देंगे। तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस दैट वर सब्जेक्ट टू डिफरेंट लीगल ऑर्डर। मतलब कि नोबैलिटी हो गया, क्लर्जरी हो गया, जो बहुत ही ऊंचे लेवल के लोग होते थे, उनको क्या था, हर क्लास के लिए एक अलग अलग सिस्टम बना दिया गया था कि हर क्लास के लिए, जैसे कि होता है ना, छोटी जात के लोग हैं या छोटी कास्ट के लोग हैं, तो उनके लिए ये है, आप वहाँ से पानी नहीं लेंगे, आप यहाँ पूजा नहीं कर सकते, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं। तो इस टाइप का ही सिस्टम वहाँ पे हुआ करता था। तो जो छोटी क्लास के लोग हुआ करते थे और जो बड़ी क्लास के लोग के थे, तो हर क्लास के लिए एक अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, अलग ही सिस्टम हुआ करता था। एक ही कानून सभी पर उस टाइम पे अप्लाई नहीं होता था। बड़े लोगों को पनिश तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता था। इसी को चैलेंज किया गया, इसी के विरोध किया गया और इसी के विरोध में ये आया और ये इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया गया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो यूरोप में जब ये आया और उसी के अंदर कहा गया कि कानून समान है सभी के लिए और कानून सभी पर लागू होगा और सभी को ये फॉलो करना होगा। तो मेंबर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्जी इंजॉयड लीगल प्रिविलेज। उस टाइम पे जो अरस्तुवादी जैसे जो लोग थे, वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल के लोग थे। द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज प्रोमोटेड टू रिजेक्ट दीज प्रिविलेजेस। ऑल पर्सन शुड बी सब्जेक्ट टू सिंगल यूनिफॉर्म बॉडी ऑफ लॉ। मतलब कि हर किसी को अब कानून मानना ही पड़ेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब ये पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, राजनीति की हम बात करें तो यहाँ पर पहला है कि पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो है इसमें मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताया था। तो पॉलिटिकल वर्ड ही जो है वो शक्ति को, पावर वर्ड को ड्राइव करता है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो शक्ति से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पावर की बात की गई है कि पॉलिटिकल के अंदर जब इक्वालिटी जब पॉलिटिकल में कन्वर्ट हुई तो वो क्या हुआ, उसके अंदर पावर जो थी वो सभी पे बट गई। अब मतलब एक इंसान अगर इक्वल बता रहे हैं तो अब सारे ही लोग इक्वल हो गए, सबके पास पावर है कि भाई अब डेमोक्रेसी जैसी चीज़ आ गई है। एक बंदा अगर सोना चाहेगा तो दूसरा भी सोना चाहेगा, एक वोट दे सकता है तो दूसरा भी दे सकता है, बशर्ते कि कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, अगर वो उन्हें फॉलो करता है तो सभी को पॉलिटिकल पावर इक्वली डिवाइडेड होती है। इसके अंदर हर कोई खुद एक साथ मिलकर गवर्नमेंट को नहीं चला सकता। तो ऐसे में क्या होता है, हर कोई खुद डिसीजन भी नहीं ले सकता, इसलिए लोग मिलकर अपने रूलर को चुनते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि लोगों को कहा ना कि सभी लोग समान हैं और अब एक एक बंदा उठकर कहेगा कि नहीं मैं ये काम करूँगा, नहीं मैं ये काम करूँगा, नहीं इस पे मेरा अधिकार है, तो ऐसे तो सोसाइटी ख़राब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो इसलिए क्या कहा गया कि ऐसा करते हैं, सारे लोग समान हैं तो सभी मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलो हम जिसको खड़ा करेंगे वो होगा। तो इसके अंदर आप होता है ना कि चलो ठीक है, आपकी क्लास में एक मॉनिटर आप अपनी खुशी से बना देते हो। ऐसे ही ये कि अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात होती है तो आप कुछ लोग मिलके कुछ लोगों को खड़ा कर देते हैं कि ये हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी करेंगे, और वो क्या होता है, वो कहलाता है रूलर। तो इसी कंडीशन के साथ इसलिए लोग मिलकर जो है अपने रूलर को खुद चुनते हैं, क्योंकि सभी लोग जो है एक एक करके गवर्नमेंट को नहीं चला सकते।
और सभी लोगों के पास क्या है, इतनी वो नहीं होती, किसी पे कैपेसिटी नहीं है तो किसी के पास इतनी योग्यता नहीं है, तो कोई अभी छोटा है तो कोई डिसेबल है, बहुत सारी कंडीशंस कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए क्या है, हम सब लोग कुछ ऐसे लोगों को चुनते हैं जिन पे हम भरोसा कर सकें और जो हमारे लिए काम करें। तो इसलिए सभी जो है पॉलिटिकल पावर को इक्वली डिवाइड करके कि अब आपके पास पूरा अधिकार है, आप अपनी मर्जी से किसी भी एक बंदे को पावर दे सकते हैं जो आपको चलाए। तो इसलिए इसको पॉलिटिकल इक्वली बोला है कि वोट देने का अधिकार यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वल है। कोर आइडिया इज पॉलिटिकली पावर शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मैस, कि सभी लोगों में पॉलिटिकल पावर, चाहे वो खाने की हो, वोट करने की हो, सोचने की हो, जाने की हो, सबके पास बराबर होनी चाहिए। Political decision makers should be chosen by election in which each member of the electorate cast one and only one vote and all votes are given equal value। मतलब क्या है कि राजनीतिक निर्णय चुनाव के द्वारा चुना जाना चाहिए, कि सभी लोगों के साथ तो नहीं हो सकता। अब भारत जैसी संख्या में, मतलब जितने करोड़ की आबादी, उतने करोड़ की आबादी के लोग तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते ना। तो ऐसे में क्या है कि इलेक्शन जो होने चाहिए, मतलब जब भी कुछ चुनाव होना चाहिए तो वो इलेक्शन के थ्रू होना चाहिए, चाहे वो पर्ची काट कर हो या फिर थंब लगा कर हो, कुछ भी हो, कोई साइन के थ्रू हो। तो इसमें वही है कि इलेक्शन के थ्रू ही इसमें चुनाव होना चाहिए है, और यही होता है आपका पॉलिटिकल इक्वलिटी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है अवसर, अपॉर्चुनिटी। अवसर की समानता की यहाँ पर बात करें तो ये दो टाइप की होती है। पहला हम बात करें तो पहला है औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, और दूसरा है हमारा मौलिक। मौलिक का मतलब होता है हमारा सब्सटेंटिव। अब ये क्या, ये भी समझ लेते हैं। पहला हम औपचारिक की बात करते हैं, मतलब कि फॉर्मल, और दूसरा है मौलिक, मतलब कि सब्सटेंटिव। तो पहला फॉर्मल को देखते हैं। फॉर्मल क्या बात करता है? फॉर्मल बात करता है, फॉर्मल कहता है कि एक फ्री सोसाइटी, ये हमेशा एक फ्री सोसाइटी की बात करते हैं, और एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव अरेंजमेंट हो और इसके अंदर सोर्स भी अवेलेबल हो। तो फॉर्मल इक्वालिटी की जब बात होती है तो यहाँ पर अवसर सबके लिए खुले होने चाहिए। अपॉर्चुनिटीज शुड बी ओपन टू ऑल। नेक्स्ट है इसके अंदर नो डिस्क्रिमिनेशन, कि आप अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं तो साथ में कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको ही मिलने चाहिए। तो इसमें क्या मतलब, इसके अंदर यही कहा गया है कि एक इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, विकास कर सकता है, पर यही सभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे सोसाइटी में, ये कंपटीशन पर डिपेंड होगा। ओके, तो क्या कहना चाह रही है कि अपॉर्चुनिटी आपको सबने दे दी। मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर मैंने बोला है कि ये जो बाहर बाइक खड़ी है या ये जो बुलेट खड़ी है, ये आपकी क्लास में से सिर्फ एक ही बच्चे को मिलेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो जीत जाएगा ये उसी को मिलेगी। मैंने आपके सामने पहला अवसर रख दिया कि बुलेट के लिए सबके पास अवसर हैं। दूसरा अवसर मैंने रखा कि ये रहे 500 रुपये और ये सब में बांट दीजिए। अब इन 500 रुपये से आप क्या करना चाहेंगे ये वो आपके ऊपर है। 500 रुपये में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मैंने रख दिया है कि पैसे से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरना है, ड्रेस भी लेकर आनी है और भी काम करने हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आप अपने 500 रुपये से आप हो सकता है कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व ही ना हो और आप वो अपने ऊपर खर्च कर लें। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें बुलेट चलाने नहीं आती होगी, वो बुलेट चलाना सीख लेंगे। कुछ ऐसे होंगे कि अपने फैमिली की हेल्प कर देंगे। कुछ ऐसे होंगे खा पी के चाट के आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे कि 500 रुपये तो ले लेंगे लेकिन वो इस मतलब जो बुलेट है उसके लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी मैं कंडीशन अगर बना दूं कि 500 रुपये उन्हीं को मिलेंगे जो दौड़ कर आएंगे, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ बच्चे डिसेबल हों जो नहीं चल पाएँ, या कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनके हाथ पैरों में पेन हो जो नहीं कर सकते, या जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं कर सकते, या हो सकता है उस टाइम उन्हें घर पे इतना इंपॉर्टेंट काम हो, या घर में वही घर पे या कहीं वो जाके जॉब करते हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ तो सबके लिए, लेकिन सारे लोग के समान रूप से उस टाइम पर अवेलेबल हैं। अगर एक छोटा बच्चा है और एक लंबा बच्चा है और मैं कहूँगी कि 100 फीट की दीवार को कूद कर आओ तब जाके आपको बुलेट मिलेगी, क्या दोनों बच्चे इक्वली कर पाएंगे? अपॉर्चुनिटीज़ तो दे दी मैंने, पर छोटे बच्चे का क्या? वो छोटा बच्चा जितना लंबा बच्चा है क्या उसके बराबर की कूद कर सकता है, इतना बड़ा जंप कर सकता है? नहीं।
तो ये अपॉर्चुनिटीज़ वाला जो है, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपने फॉर्मल के अंदर सबको अपॉर्चुनिटीज़ दे दी है। तो मैंने फॉर्मल काम क्या किया है, मैंने फॉर्मल काम किया है कि आपके लिए कंपटीशन खोल दिया है, आपको पैसे दे दिए हैं, बुलेट दे दी है, और आपको मैंने कंडीशंस दे दी हैं कि यही कंडीशन है। ये है कि इसके अंदर मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, और एक बहुत ही नैरो व्यू है, एक बहुत ही छोटा देखने का दृष्टिकोण है, और ये सभी के लिए खुला होगा। अब वहीं सब्सटेंटिव की हम बात करते हैं कि सब्सटेंटिव क्या होता है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है मौलिक, और मौलिक आता है जब उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल चीज़ें देखी जाती हैं। अब मौलिक के अंदर क्या कहता है, अब ये करता है मौलिक वाला, सब्सटेंटिव वाला, बाधाओं का निवारण। मतलब कि अवसर मैंने सबके लिए खोले, ठीक है, लेकिन जो बच्चा जंप नहीं कर सकता, या मतलब जो चल नहीं पा रहा है, या जिसकी हाइट बहुत छोटी है और एक लंबा है, वो तो जंप कर लेगा, लेकिन जिसकी हाइट छोटी है वो क्या करेगा, तो बाधाओं का निवारण करेगा। हो सकता है कि इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जितना लंबा लड़का है और वो जो छोटा लड़का है, उस छोटे लड़के को कुछ ऐसी चीज़ खड़े होने के लिए दी जाए जो उस लंबे लड़के के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर बाधाओं का निवारण हो गया ना। या मैंने बोला था आपको भागकर आना है 500 रुपये लेने के लिए, इतने सेकंड में जो पैसे उठा लेगा उसको बुलेट के लिए कंपटीशन लड़ना होगा। तो ऐसे में क्या है, जो बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, या जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, या थोड़े से डिसेबल हैं, उनके साथ में क्या होगा, उनको हो सकता है कि कोई हेल्पर दे दिया जाए, या किसी की सहायता से वो ऐसा काम कर लें। तो यहाँ पर क्या है, बाधाओं का निवारण हो गया। तो ये होता है इक्वालिटी। तो जब सब्सटेंटिव की बात होती है तो सब्सटेंटिव में अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ वो जो ऑब्स्टेकल होते हैं उनको ख़त्म किया जाता है, जो बाधाएं होती हैं उनको ख़त्म किया जाता है। इसके अंदर और क्या है कि ये कि पॉजिटिव वे में देखा जाता है, इसको अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है, सकारात्मक कार्यवाही कहा जाता है। तो इसमें क्या है, इसको एक पॉजिटिव वे में इसको देखा जाता है। उसके बाद है एक्सेस टू एजुकेट एंड अदर सोर्स। तो यहाँ पर पढ़ाई से लेके अन्य वो सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो कि सभी को बराबर बनाए, जो छोटे को लंबे के बराबर बनाए, जो एक गरीब को अमीर के बराबर बनाए। मतलब इतना भी नहीं, इतना बना दे कि हाँ दोनों एक एग्ज़ाम में बैठ सके, दोनों अगर MBA की पढ़ाई करना चाहें तो कर सकें। तो ये है कि पूरे समाज में एक ऐसा लेवल होना चाहिए जहाँ पर अगर कोई दूसरे के बराबर आने के लिए कुछ बाधाओं को झेल रहा है तो उन बाधाओं को ख़त्म करना ही ये आपका अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी कहा जाता है। तो फॉर्मल इक्वालिटी क्या कहता है, फॉर्मल इक्वालिटी, career opportunity should be open to all. There should be no discrimination on the basis of caste, color, creed, religion, language or any other social background. It is concerned only with bringing everyone on the same line before the competition. मतलब सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा बिना भेदभाव के, सबको ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसा दूसरे के पास है, चाहे वो स्ट्रांग हो या फिर वो वीक हो, चाहे वो कमज़ोर हो या बहुत मजबूत हो। तो आपको जो मिलेगा वो काबिलियत के आधार पे मिलेगा, मेरिट के बेस पर होगा जो भी होगा। सब्सटेंटिव में वही हमने बात की, तो बहुत ही ब्रॉड व्यू है, ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, सभी को समान अवसर के साथ साथ उनकी समान कैपेसिटी, उनकी समान ताकत जो होती है, मतलब स्ट्रेंथ जो होती है उसको देखा जाता है। अगर कोई वीक नहीं है, अगर कोई वीक है तो उसकी वीकनेस को ख़त्म किया जाता है, उसे रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि कैपेसिटी के बराबर हो जाए, और कोई भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज और डिसएडवांटेज में नहीं होगा। तो इसमें सभी को मतलब इक्वली रखा जाएगा। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो हम थिंकर की बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है, अपॉर्चुनिटी की जो इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी के ऊपर किसने बात की है, तो वो है R.S. टाउने ने। R.S. टाउने इसके ऊपर बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे, और ये कहते हैं कि जो सक्सेसफुल हो जाएगा उनके लिए सब ठीक है, पर जो फेल हो जाएंगे, जो अवसर उन्हें मिले हैं और वो उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उनका क्या होगा। इस तरह के लोगों को लाइफ में भटकते रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोबारा कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बेकार की बातें हैं। तो ही क्रिटिसाइज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, उनकी एक बुक भी है और उस बुक का नाम है इक्वालिटी, ये इक्वालिटी 1931। तो होप सो आपको समझ में आया होगा।
समझ में आ गया हो गया। और इन्होंने जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है, इसका नाम है, इसको बोला इन्होंने टैडपॉल फिलॉसफी। तो टैडपॉल फिलॉसफी इनके द्वारा दी गई थी। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो के थ्रू ही नोट्स बनाइएगा, आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपके लिए बहुत इनफ है। और जो प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं यूजीसी नेट वगैरह की, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार।